Welcome everyone. Today we begin lecture 5 where we will explore some of the most important organelles inside the cell. The tiny structures may be small but they play very big roles in keeping the cell alive and functioning. We will look closely at peroxisomes, glyoxysomes, vacuoles, understanding how they clean harmful substances, help seeds to grow and keep plants strong. By the end of this lecture, you will see how these organelles work together to maintain balance, energy and structure inside the cell. Now move towards our lecture. सबसे पहले हम पेरोक्सिसोम्स को देखते हैं. बेसिकली पेरोक्सिसोम्स स्मॉल वेसिकल्स होते हैं और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हैं. ये हमारे पास ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनेली है जिसमें एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का कोई भी पार्ट प्रेजेंट नहीं होता. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की तरह ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और प्रोटीन्स को कलेक्ट करता है फ्रॉम साइटोसोल. अगर हम पेरोक्सिसोम की बात करें तो ये वेरी करता है इसकी शेप के ऊपर, साइज के ऊपर, डिपेंड करता है कि सेल की नीड क्या है और सेल किस तरह से सर्व कर रहा है. समटाइम्स आपके पास क्या होता है कि जो इसका नंबर है और जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है अगर इसके पास जो अल्कोहल की अमाउंट है वो ज़्यादा ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाए. और जो पेरोक्सिसोम और ग्लायोक्सिसोम्स हैं अगर हम इनको कलेक्टिवली यूज़ करें तो इन्हें हम माइक्रोबॉडीज़ कहते हैं. अब अगर हम पेरोक्सिसोम और ग्लायोक्सिसोम को कंबाइन करें तो इन्हें हम माइक्रोबॉडीज़ क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि ये शेयर करते हैं जो सिमिलर मटेरियल है मेटाबॉलिक रोल इनसाइड द सेल. सेल के अंदर जितना भी सिमिलर मटेरियल है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, मेटाबॉलिक रोल्स हैं, उन सबको ये शेयर करते हैं. इस वजह से अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें तो इन्हें हम माइक्रोबॉडीज़ कहते हैं. अगर हम पेरोक्सिसोम्स को देखें तो पेरोक्सिसोम स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनेलीज थी जिनका मेन काम क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन करती हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस को. पेरोक्सिसोम्स में कुछ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइक पेरोऑक्सीडेजेस, कैटालेजेस, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस. ये सब लिवर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली ये इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, जिसकी वजह से इन्हें पेरोक्सिसोम नेम दिया गया है. ये कहाँ पर? ये लिवर में बहुत ज़्यादा होते हैं जहाँ पर इनका काम क्या होता है, ये स्पेसिफिकली इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन में भी और उसकी डीकम्पोजिशन में भी. इसी वजह से इन्हें पेरोक्सिसोम कहा जाता है. मेनली पेरोक्सिसोम्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में. मींस जो कैटालेज एंजाइम है वो रिमूव करता है टॉक्सिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड को. इस एक्टिविटी में बेसिकली जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड और किसकी हेल्प से होता है? पेरोऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से होता है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो इटसेल्फ हमारे पास एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल है जो फौरन से ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है एक और एंजाइम के जरिए जिसे हम कैटालेज एंजाइम कहते हैं. जबकि अगर हम ग्लायोक्सिसोम्स की बात करें तो ग्लायोक्सिसोम्स को हम मेंशन करते हैं जब भी पेरोक्सिसोम के साथ तो उन्हें हमेशा माइक्रोबॉडीज़ कहा जाता है. इनका स्ट्रक्चर सिमिलर है पेरोक्सिसोम से. ये हमारे पास प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट की मेटाबॉलिज्म में, प्लांट के ब्रेक डाउन में. स्पेसिफिकली ये हेल्प करते हैं, कन्वर्ट करते हैं जितना भी स्टोर्ड लिपिड होता है उसको कार्बोहाइड्रेट्स में सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस के दौरान. अगर हम पेरोक्सिसोम और ग्लायोक्सिसोम्स का डिफरेंट देखें तो स्ट्रक्चरली तो ये दोनों सेम है. जबकि जो पेरोक्सिसोम है वो क्या है, उसके अंदर ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जो ब्रेक डाउन करती हैं टॉक्सिन को. जबकि ग्लायोक्सिसोम क्या है, प्लांट स्पेसिफिक ऑर्गेनेली है जो कन्वर्ट करती है फैट्स को शुगर्स में ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन प्रोसेस. अगर हम वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स में. ये जो है इन्हें सराउंड किया होता है एक मेम्ब्रेन ने और उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, बेसिकली टोनोप्लास्ट कहते हैं. जो सेंट्रल वैक्यूल होता है हमारे पास वो मैच्योर प्लांट सेल होता है जो कि बहुत ही लार्ज होता है और उसने मोस्ट ऑफ द सेल वॉल्यूम की जो स्पेस होती है उसे ऑक्युपाई किया होता है.
अब अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन इसका होता है कि ये मेंटेन करता है टर्गर प्रेशर को। अब टर्गर प्रेशर क्या होता है, बेसिकली जो वैक्यूल्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं वाटर के साथ, और फिल होने के बाद वो इसको पुश करते हैं अगेंस्ट द सेल वॉल के अगेंस्ट इसको पुश करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है और उस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। ओके अगर हम बात करें, अगर वैक्यूल्स जो हैं वो वाटर लूज कर देंगे तो प्लांट दोबारा से क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, वो पुल होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी पुशिंग खत्म हो जाएगी सेल वॉल की, जिस वजह से हमारे पास प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका स्टोर इनऑर्गेनिक आयंस। वैक्यूल एक्ट करता है एक स्टोरेज टैंक की तरह सेल के अंदर, ठीक है। ये अपने अंदर जितने भी इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं लाइक पोटाशियम हो गए, क्लोराइड हो गए, कैल्शियम हो गए, यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, उन सबको स्टोर करके रखता है। उसके साथ साथ ये स्टोरेज में हेल्प करता है सेल के बैलेंस को, जितने भी होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सबको भी अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और उसके साथ साथ इसका तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये हेल्प करता है सेल की ग्रोथ में। बेसिकली वैक्यूल्स जो है ना हमारे पास, वो वाटर बैलून्स के तौर पे काम करते हैं इनसाइड प्लांट सेल। ये क्या करते हैं, प्लांट को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर रखते हैं और हेल्प करते हैं उसे ग्रो करवाने में। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट ऑर्गेनेली। अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रही होती है, बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू हो रही होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास यूनिक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और उसके साथ साथ इसके पास इसका अपना डीएनए भी मौजूद होता है और राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। अगर हम इसकी रोल की बात करें तो ये सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन में ही हमारी हेल्प नहीं करता, बल्कि उसके साथ साथ कैल्शियम स्टोरेज में भी हेल्प करता है, सेल की ग्रोथ भी कराता है, और प्रोग्राम सेल डेथ के प्रोसेस में भी ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसकी हमारे पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर और इनर के बीच में एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी मौजूद होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बेसिकली स्मूथ मेम्ब्रेन है, जिसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम पोरिन्स कहते हैं, जो अलाउ करती हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कि वो उसमें से पास कर जाएं। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्रिस्टाई कह रहे होते हैं। वो बेसिकली इंक्रीज करता है सरफेस एरिया एटीपी की प्रोडक्शन के लिए। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के साथ साथ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मौजूद होती है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में। जैसे वो रीजन होता है जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में मौजूद होता है, और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन के लिए। जबकि अगर हम क्रिस्टाई की बात करें तो क्रिस्टाई हमारे पास क्या है, वो साइट है, वो जगह है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की और एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स की। जबकि उसके साथ साथ मैट्रिक्स मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में, जो कि सेंट्रल स्पेस है जहाँ पर डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंट होते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के लिए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के लिए और राइबोसोम्स की प्रोडक्शन के लिए। देन अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की बात करें तो ये एटीपी की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो इसका सबसे मेन फंक्शन है। देन सिट्रिक एसिड साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं ये हमारे पास, जो कि मैट्रिक्स के अंदर सिट्रिक एसिड साइकिल हो रही होती है, जहाँ पर ये NADH और FADH की प्रोडक्शन करा रहे होते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके साथ फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि लोकेटेड है इनर मेम्ब्रेन में। वहाँ पर ये ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ और रिलीज़ करते हैं एनर्जी को, ताकि एटीपीज की सिंथेसिस हो सके। उसके साथ साथ कैल्शियम स्टोरेज में इनका मेन काम है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, हीट जनरेट करते हैं, और उसके साथ साथ सेल ग्रोथ और डेथ में भी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये रेगुलेट करते हैं एपोप्टोसिस के प्रोसेस को। और बेसिकली एपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ है, जो हमारे पास सेल साइकिल प्रोग्रेशन की एक्टिविटी को स्पीड अप करता है। Now we have a plastids and structure और function of chloroplast। अगर हम प्लास्टिड्स की बात करें तो जो प्लास्टिड्स हैं बेसिकली उन्हें क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेस ऑफ
प्रेजेंस और एब्सेंस या फिर किसी भी टाइप ऑफ पिगमेंट की बेस पे या स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे इन्हें डिवाइड किया जाता है, जिस तरह प्रोप्लास्टिड्स में, ल्यूकोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में, ये इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। अगर हम प्रोप्लास्टिड्स की बात करें तो प्रोप्लास्टिड बेसिकली यंग, इमेच्योर, डेवलपिंग प्लास्टिड्स होते हैं और ये हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज हैं। जबकि अगर हम ल्यूकोप्लास्ट को देखें तो ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास कलरलेस प्लास्टिड होते हैं जो बेसिकली पेरेन्काइमा सेल्स ऑफ रूट, स्टेम और सीड्स में प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो क्रोमोप्लास्ट हैं वो हमारे पास सिंथेसाइज करते हैं डिफरेंट कलर पिगमेंट्स को ग्रीन के अलावा। जो क्रोमोप्लास्ट हैं वो डिफरेंट पिगमेंट कलर्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं लेकिन ग्रीन की सिंथेसिस वो नहीं करते। जबकि जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो पाए जाते हैं ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में और एक्ट करते हैं एज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली एक डिस्कॉइड स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होता है। डिस्कॉइड स्ट्रक्चर क्या होती है? लाइक स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके, बिकॉज ये जो शेप है ये मैक्सिमाइज करती है सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है सनलाइट की एब्जॉर्प्शन के लिए। सो क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक डिस्कॉइड स्ट्रक्चर है जिसके 3 पार्ट्स हैं, इन्वेलप, स्ट्रोमा और थैलाकोइड्स। हर क्लोरोप्लास्ट जो है वो बाउंड हुआ होता है स्मूथ डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप से। जो आउटर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें पोरेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्रीली परमिएबल है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के, स्मॉल मॉलिक्यूल्स इजीली उसमें से पास आउट हो जाते हैं। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है और रिच है प्रोटीन में। इन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट होती है। जो ग्राउंड मैस होता है बेसिकली क्लोरोप्लास्ट का, उसे हम स्ट्रोमा कह रहे होते हैं और जो स्ट्रोमा है वो कलरलेस प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है। जबकि जो स्ट्रोमा है उसमें हमारे पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, आरएनए मौजूद होता है, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं 70S और उसके साथ साथ डिफरेंट एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनसाइड द स्ट्रोमा एक सिस्टम है क्लोरोफिल बियरिंग डबल मेम्ब्रेन फ्लैटेंड सैक्स जो प्रेजेंट होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं? थैलाकोइड्स। 2 टाइप के थैलाकोइड्स होते हैं हमारे पास, स्मॉलर थैलाकोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं और लार्जर थैलाकोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम स्मॉलर थैलाकोइड्स की बात करें तो वो डिस्क लाइक सैक्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर पाइल हुए होते हैं, डिफरेंट स्टैक्स ऑफ कॉइन्स होते हैं ना जिस तरह से, उस तरह हमारे पास जो स्मॉलर थैलाकोइड्स होते हैं वो डिस्क लाइक सैक्स होते हैं बेसिकली, जो एक दूसरे के ऊपर पाइल हुए होते हैं और मिला के वो एक जब स्टैक बन जाता है ना तो मिला के वो एक ग्रैनम बना देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ग्राना कह रहे होते हैं बेसिकली। और हर ग्रैनम में एटलीस्ट 25 to 50 थैलाकोइड्स मौजूद होते हैं और 40 to 60 ग्राना एक क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं। हर ग्रैनम में 25 to 50 थैलाकोइड्स मौजूद होते हैं और हर जो है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में एटलीस्ट 40 to 60 ग्राना मौजूद होते हैं। जबकि जो लार्जर थैलाकोइड्स हैं वो हमारे पास क्या करते हैं? वो कनेक्ट करते हैं ग्राना को एक दूसरे के साथ और इन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरग्राना। वो ग्राना की एक दूसरे के साथ क्या करा रहे होते हैं? उनको जोड़ के रखते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन होती हैं ये कलरलेस होती हैं और इनके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता, क्योंकि इनके पास पिगमेंट नहीं है इसलिए ये हमारे पास कलरलेस हैं। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के तौर पे काम करती है प्लांट सेल में। जो फर्स्ट फेज होती है फोटोसिंथेसिस की वो हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है जहाँ पे सनलाइट कैप्चर होती है और ट्रांसफॉर्म हो जाती है एटीपी में। ये हमारे पास बेसिकली ग्रेना रीजन के अंदर हो रहा होता है। जो सेकंड फेज होती है वो लाइट इंडिपेंडेंट फेज होती है, डार्क रिएक्शन होता है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस हो जाती है। ये एंजाइम हमारे पास इस एक्टिविटी में कहाँ पे पाए जाते हैं? स्ट्रोमा रीजन में पाए जाते हैं। अब अगर हम स्मॉल से डिफरेंस देखें माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहे थे? एटीपी की प्रोडक्शन कर रहे थे और क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया थी वो डबल आउटर प्लस इनर मेम्ब्रेन थी और क्लोरोप्लास्ट की भी सेम डबल मेम्ब्रेन है। वो प्रेजेंट होते थे सर्कुलर डीएनए में और 70S राइबोसोम में, ये भी सेम प्रेजेंट होते हैं सर्कुलर डीएनए और 70S राइबोसोम में। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास जो एनर्जी सोर्स थी वो ग्लूकोज, फैट और अमाइनो एसिड थे, जबकि क्लोरोप्लास्ट में एनर्जी सोर्स हमारे पास सनलाइट है, लाइट एनर्जी है। माइटोकॉन्ड्रिया सारे यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते थे जबकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल और एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट ऑर्गेनेली, सेंट्रियोल्स। अगर हम सेंट्रियोल्स की बात करें तो बेसिकली सेंट्रियोल्स आर नॉन मेम्ब्रेनस रॉड शेप ऑर्गेनेलीज जो मेनली एनिमल सेल्स में पाई जाती हैं।
ये हमेशा पेयर्स में होती हैं, इनकी पोजीशन राइट एंगल पे होती है न्यूक्लियस के नज़दीक। हर सेंट्रियोल 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, जो अरेंज हुआ होता है एक सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द। सेल डिवीजन से पहले ये डुप्लीकेट करता है और माइग्रेट कर जाता है ऑपोजिट पोल्स की तरफ। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं माइटोटिक अपरेटस में, वो क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं और उसके साथ साथ ये राइज करते हैं बेसल बॉडीज को, सीलिया और फ्लैजिला की। सेंट्रियोल्स क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस रॉड शेप ऑर्गेनेली है जो पेयर में होती है हमेशा और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है। हर सेंट्रियोल 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है और अगर फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास क्या करते हैं? डुप्लीकेट करते हैं और माइग्रेट कर जाते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस में सेल डिवीजन से पहले, और उसके साथ साथ ये हमारे पास राइज करते हैं माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स को डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान और बेसल बॉडीज में भी हेल्प करते हैं, जो हमारे पास किसको एक्टिवेट करती है? सीलिया और फ्लैजिला को राइज करती है। नाउ मूविंग टूवर्ड न्यूक्लियस। जैसे कि आपको पता है कि न्यूक्लियस हमारे पास एक बहुत ही प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का। एनिमल सेल्स में ये सेंटर में पाया जाता है मसल फाइबर सेल्स के अलावा, जबकि जो अडल्ट प्लांट सेल्स होते हैं उसमें ये सेंटर से साइड पे होता है। क्यों? क्योंकि सेंटर में जो प्लांट सेल्स हैं उनके सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिस वजह से ये सेंटर में नहीं होता, साइड पे प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल्स में ये सेंटर में ही प्रेजेंट होता है। जितने भी यूकैरियोटिक न्यूक्लियस हैं उनमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमैटिन होता है और साथ साथ क्रोमोसोम्स होते हैं। बेसिकली क्रोमैटिन ही कंबाइन होकर क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करा देते हैं। सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियर इन्वेलप को देखें तो न्यूक्लियर इन्वेलप का दूसरा नाम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। ये एक डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है जो बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस को बनाती है। जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं वो सेपरेटेड होती हैं। किससे सेपरेट हुई होती हैं दोनों मेम्ब्रेन्स? न्यूक्लियर इन्वेलप की फ्लूइड फिल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस से सेपरेट हुई होती हैं। ये जो मेम्ब्रेन है ये किससे मिलकर बनी होती हैं? लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कवर्ड हुई होती है राइबोसोम्स के साथ और उसे कनेक्ट कर दिया जाता है मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। उसके साथ साथ डिफरेंट पोर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोपोरेंस कहते हैं। साथ अगर हम देखें तो ये जो पोर्स होते हैं ये रेगुलेट करते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को। अब उसमें कौन कौन सा मटेरियल आ जाता है? आरएनए और जो राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं वो मूव करती हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड हैं, ये मूव करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली फ्रीली डिफ्यूज होते हैं पोर्स में से, जबकि जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं उन्हें स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस की ज़रूरत होती है, न्यूक्लियोपोरेन असिस्टेंस की ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट के लिए। अगर न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो वो ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड है, ग्राउंड सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ उसमें जो है वो किससे मिलकर बना होता है? उसमें मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आइंस होते हैं, मेटल आइंस होते हैं। उसके साथ साथ इसमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं, जबकि इसकी कंपोजिशन जो है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। अगर हम न्यूक्लियोलस की बात करें तो ये एक नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ओके, अगर सेल के पास एक या एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियोलाई हो सकते हैं, ठीक है। ये अपीयर्स होता है इंटरफेज के दौरान और डिसअपीयर हो जाता है सेल डिवीजन के दौरान। अगर हम इसकी बात करें तो ये किस किस से मिलकर बना हुआ है? पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया से मिलकर बना हुआ है जहाँ पे राइबोसोमल सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ साथ इसमें सेंट्रल फिब्रिलर एरिया भी मौजूद होता है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद अगर हम क्रोमोमेटिन और क्रोमोसोम को देखें तो क्रोमैटिन क्या है? एक नेटवर्क है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में कंडेंस होते हैं, क्वाइल अप होते हैं और एक सेपरेट स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब क्रोमोसोम जो है थिन स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि वो थिक इनफ हो गया है जिसे हम इजीली माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ओके, जो एक क्रोमोसोम है वो बेसिकली 2 स्ट्रैंड ऑफ क्रोमैटिड से मिलकर बनता है और एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ पर 2 क्रोमैटिड्स आपस में ज्वाइन होते हैं जिसे हम सेंट्रोमेयर कह रहे हैं। सेंट्रोमेयर वो कंस्ट्रक्शन है जो फंक्शनली रिलेटेड है क्रोमोसोम की मूवमेंट के प्रोसेस के लिए। हर सेंट्रोमेयर जो है उसके पास एक कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास काइटोकोर प्रोटीन जो है प्रेजेंट होती है जो ऑपोजिट साइड ऑफ कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होती है।
सो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है? न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और उसके साथ साथ क्रोमेटिन प्रेजेंट है। सो न्यूक्लियस के फंक्शन क्या क्या हुए कि ये कंट्रोल करता है सेल एक्टिविटीज को, लाइक प्रोटीन की सिंथेसिस को, सेल डिवीजन को, रेगुलेट करता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज को, उसके साथ साथ ये हेरिडिटरी मटेरियल जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसे ट्रांसफर कराता है डीएनए के जरिए, और साथ साथ राइबोसोम्स को कंस्ट्रक्ट करता है न्यूक्लियोलस के थ्रू। So, at the end of this lecture, we explored peroxisomes, glyoxysomes, vacuoles, mitochondria, chloroplast, and nucleus. Three organelles that keep the cell clean, growing, and strong. If you enjoyed this lecture and found it helpful, make sure to subscribe so you do not miss the upcoming lectures. Thank you so much, and Allah Hafiz.